जी, राइटिंग का मैंने ये बताया कि राइटिंग बेसिकली साउंड को कन्वर्ट करना है सिंबल्स के अंदर। तो इस राइटिंग में हम ये कर रहे होते हैं कि बच्चों को शेप्स दे रहे होते हैं सबसे पहले, और वो शेप्स होती किसकी हैं, साउंड्स की होती हैं। और राइटिंग आपको पता है कि लैंग्वेज में लास्ट स्टेप होता है, लिसनिंग होती है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, और फिर राइटिंग है। बेसिकली ये लास्ट स्टेप है जहाँ पे हम आवाज को शक्ल में तब्दील करने की मशक कर रहे होते हैं। राइटिंग सिंपली क्या है कि आप पेंसिल यूज करते हैं, क्रेयॉन यूज करते हैं, कोई मटेरियल यूज करते हैं जिससे उस शेप को बनाते हैं, और सबसे पहले वो शेप बनाना सीखते हैं। अब पेंसिल पकड़ने के डिफरेंट अंदाज हैं। छोटे लेवल से बच्चों को इसकी प्रॉपर एक ग्रिप करने की हम मशक करवाते हैं। अगर आप जो मोंटेसरी लोग समझते हैं तो उनको पता है कि ईपीएल की बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं जो पेंसिल ग्रिप को हमें स्ट्रेंथन करवाती हैं। अच्छा, फिर देखें जो स्टेजेस हैं बच्चों की, जो लोग मोंटेसरी पढ़े हुए हैं उन्हें पता है कि हर चीज का एक पीरियड होता है। तो अगर आप राइटिंग को देखें तो राइटिंग में जो वर्टिकल लाइन 2 की एज से बच्चा उसे रिकग्नाइज कर लेता है, और 3 एज में जाके बहुत आराम से उसको वो कॉपी करने लग जाता है। और आप हॉरिजॉन्टल लाइन को देखें तो ये भी 2 एज है, और 3 एज में जाके उसको कॉपी करने लग जाता है। सर्कल की जो शेप है वो भी 2 एज में और 3 एज में जाके कॉपी करने लग जाता है। और इसमें जो क्रॉस बनाने लगता है जिसको हम प्लस कहते हैं, ये भी आपका बच्चा 2 के बजाय 3 एज में जाके इस शेप की तरफ आता है, और 4 की एज में जाके इसको बड़ा इजीली कॉपी या रिप्रोड्यूस कर लेता है। फिर राइट और लेफ्ट डायगोनल जो हैं, जो आपके ए में आते हैं और इस तरह के बहुत सारे कैपिटल लेटर्स में आते हैं, तो ये भी 4 एज में जाके कर लेता है। इस वजह से हम कहते हैं कि कैपिटल एबीसी जो है वो स्मॉल के बाद करवानी चाहिए। फिर स्केल शेप जो है ये 4 एज में जाके बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है और कॉपी भी कर सकता है। जो क्रॉस के बाद एक्स शेप है ये भी 4 की एज में है, और जो ट्राइंगल की शेप है ये भी 5 की एज में जाके बच्चा अंडरस्टैंड कर लेता है और इसे रिप्रोड्यूस कर लेता है। इसको मजीद आप अगर तफसील से देखें तो ये शेप्स और ये पिक्चर्स की मौजूद है। अच्छा, राइटिंग में बहुत मोटी जो बात याद रखने वाली है, बहुत बुनियादी जो बात याद रखने वाली है, वो 3S है। अब 3S क्या है? राइटिंग में 3 ही मेन चीजें हैं। एक एस है आपका स्ट्रोक। स्ट्रोक क्या होता है राइटिंग में? स्ट्रोक ये है कि आपने राइटिंग में स्ट्रोक से मुराद ये है कि आपने भी एक लेटर लिखना है तो उस लेटर में कितनी बार आपकी पेंसिल उठनी है और आपने किस डायरेक्शन में उसकी फॉर्मेशन करनी है। लिखाई में हमेशा, राइटिंग में हमेशा सबसे पहले जो बच्चों की चीज चेक की जाती है वो उसके स्ट्रोक देखे जाते हैं कि बच्चे का स्ट्रोक कैसा है। जब भी आप राइटिंग की बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रोक की बात करेंगे कि इस बच्चे का स्ट्रोक कैसा है, या उस लेटर का प्रॉपर स्ट्रोक बच्चा बना रहा है या नहीं बना रहा। इसलिए हमेशा टीचर को ट्रेनिंग में हम ये कहते हैं कि अपने स्ट्रोक दुरुस्त करें। टीचर्स की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, बहुत प्यारी, बहुत खूबसूरत होती है, लेकिन स्ट्रोक का इशू होता है। तो स्ट्रोक सीखने की जरूरत होती है। स्ट्रोक का फायदा ये होता है कि राइटिंग में स्पीड आती है अगर आप उसी स्ट्रोक से राइटिंग करते हैं। स्ट्रोक्स के बाद दूसरा जो एस है वो है हमारे पास स्टाइल। आप देखते हैं कि राइटिंग में डिफरेंट स्टाइल यूज होते हैं। कुछ बिल्कुल सीधा लिखते हैं, जैसे दूसरी तस्वीर में आपको सीधा नजर आ रहा है और पहली तस्वीर में आपको स्लांट नजर आ रहा है। स्टाइल आप जो भी अपनाते हैं, हम कभी ये नहीं कह सकते कि इसका स्टाइल अच्छा है और इसका स्टाइल बुरा है। स्टाइल सारे ठीक है। जो भी स्टाइल आप अपनाते हैं हर लेटर में वही स्टाइल आपने अप्लाई करना होता है, ये समझने की जरूरत होती है। आप जो भी राइटिंग की स्टाइल यूज कर रहे हैं वो एक ही यूज करना है थ्रू आउट द प्री स्कूल। ये नहीं कि आपने एक साल कुछ यूज किया दूसरे साल कुछ यूज किया, इससे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूजन क्रिएट होती है। तो ये स्टाइल है। तीसरी जो चीज है हमारे यहाँ स्कूलों में मैंने देखा है कि सबसे ज्यादा हम तीसरी बात पे फोकस कर रहे होते हैं जिसको साइज कहते हैं। साइज में ये है
कि इंग्लिश के अगर लेटर्स की बात करें, इंग्लिश, मैथ, उर्दू, ये 3 लैंग्वेजेस हम लिखते हैं। तो इंग्लिश की अगर आप बात करें तो कुछ लेटर ऐसे हैं जो 2 लाइन्स में लिखे जाते हैं, जिन्हें हम स्मॉल लेटर कहेंगे या ग्रॉस लेटर कहेंगे, जो 2 लाइन्स में लिखे जाते हैं। और इनकी लिस्ट मैंने यहाँ सामने रखी है, 14 है ये इंग्लिश में। फिर आपके पास टॉल लेटर हैं जो ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, ये 7 लेटर हैं। और इसी तरह आपके 5 लेटर ऐसे हैं जो नीचे वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। इनके डिफरेंट नाम हैं और टीचर हमेशा बच्चों को ये रटवाती रहती हैं कि ये ग्रॉस है, ये सिकाया है, ये रूट है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इसकी आप प्रैक्टिस करवाएं बजाय इसको ये बच्चों को इस तरह याद करवाने के। तो साइज से ही बच्चा समझ जाता है कि ये 2 में आता है, और साइज से ही उसे अंडरस्टैंड होनी चाहिए कि ये ऊपर वाली 3 में और नीचे वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। इसके बाद अगर हम ये देखें कि राइटिंग में लेटर्स कितने हैं जो लिखने की हमें जरूरत पड़ती है, तो अगर आप अंग्रेजी की बात करें तो इंग्लिश में 26 स्मॉल है और 26 कैपिटल हैं। तो कैपिटल लेटर का तो मसला ही कोई नहीं है, क्योंकि वो सारे ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं। और स्मॉल लेटर्स में 7 लेटर ऐसे हैं जो ऊपर वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, और 5 लेटर ऐसे हैं जो नीचे वाली 3 लाइनों में लिखे जाते हैं, बाकी सेंटर वाली 2 लाइन्स में लिखे जाएंगे। उर्दू में अगर आप शक्लों को देखें तो 35 टोटल शक्लें बनती हैं। 35 इसलिए मैं कह रहा हूँ, 54 लेटर हैं लेकिन शक्लें 35 बनती हैं। 35 ऐसे बनती हैं कि बे की एक ही शक्ल है, पे ते टे से में एक ही तरह की शक्ल आती है। और जब बे की आधी शक्ल आप लिखेंगे तो वो भी सबकी एक जैसी है, नून की भी वही शक्ल है, ये की भी वही आधी शक्ल उसी तरह की है। तो उस कैलकुलेशन में अगर जाएं तो वो प्रॉपर मेरे पास सारा उस पर काम हुआ हुआ है। वो कभी फिर मैं आपसे शेयर करूंगा, किसी को जरूरत हुआ तो वो मैं शेयर भी कर दूंगा। अगर टाइम बचा तो आज भी शेयर कर सकता हूँ। वो 35 शक्लें सिर्फ बनती हैं जो आपकी बच्चों को लिखनी होती हैं प्री स्कूल के अंदर खासकर। बाकी ऊपर जाएं तो ऊपर तो ज्यादा शक्लें बनती हैं, एक बे की 3-4 शक्लें बन जाती हैं वहां पे। मैथ में हमारे पास टोटल 10 शेप्स हैं। सिर्फ हमारे पास 10 शक्लें हैं मैथ में, 0 से लेकर 9 तक। इन्हीं शक्लों को हम रिप्रोड्यूस करके पूरी जो है हम रियाजी को अंडरस्टैंड करते हैं और रियाजी बनती है। इसके अलावा आगे जाएं तो जो आखिरी तकरीबन मेरी स्लाइड है, उसके बाद हम डिस्कशन शुरू करेंगे। इस पे थोड़ा सा आप तवज्जो फरमाएंगे। मैंने जो राइटिंग करवाता हूँ या सजेस्ट करता हूँ टीचर को, वो ये स्टेप सजेस्ट करता हूँ कि आप कोई भी लेटर है उसको इन स्टेप से गुजारेंगे। इन स्टेप से गुजारने के बाद आपके बच्चे वो लेटर बहुत आराम से लिख लेंगे, उनको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इन 7 या 6 स्टेप्स के गुजरने के बाद। 1 बाय 1 ये स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप ये है कि आप जो भी लेटर का आपने पहले साउंड पढ़ाया है, उस साउंड के बाद उस लेटर की जब आप राइटिंग करवाएंगे दूसरे दिन या तीसरे दिन, उस राइटिंग में पहला काम आपने ये करना है कि वो लेटर आप टीचर ने बोर्ड पे लिखना है। जब वो लेटर टीचर बोर्ड पे लिखेगी, उससे बच्चे को 2 चीजों की अंडरस्टैंडिंग होगी। एक, टीचर को बच्चे को ये समझ आ रही होगी कि इस लेटर का स्टाइल क्या है, और पहले ये पता चल रहा होगा इसका स्ट्रोक क्या है, और दूसरे नंबर पे ये पता चलेगा कि इसका स्टाइल क्या है। तो ये 2 बातें जब टीचर बोर्ड पे लिख रही होगी तब बच्चे को अंडरस्टैंड हो रही होगी। मिसाल के तौर पे ये मेरे पास बोर्ड है, मैं कोई लेटर लिखता हूँ, ख लेटर है, तो ख लेटर में जब यहाँ बना रहा हूँ, इसकी फॉर्मेशन से टीचर की फॉर्मेशन से बच्चे को ये समझ आ रही है, आपको शायद उल्टा नजर आ रहा हो, इसकी फॉर्मेशन से ये नजर आ रहा होगा उसे कि इसका स्ट्रोक क्या है। और दूसरी बात, टीचर बच्चे को ये समझ आ रही होगी कि इसका स्टाइल क्या है। तो ये 2 बातें बच्चा टीचर के बोर्ड पे लिखने से समझ चुका है या समझ रहा है। फिर टीचर क्या करेगी कि इसी लेटर को सेंट ट्रे के अंदर लिखवाएगी। सेंट ट्रे क्या चीज है, ये देखें, ये एक ट्रे है और उसके अंदर आप रेत डाल देंगे। रेत थोड़ी ज्यादा डली हुई है, इसको थोड़ा और कम करके, और या ट्रे की थोड़ा साइड ऊंची होनी चाहिए। इसके अंदर आप रेत डालेंगे और इस रेत में बच्चे को ट्रेस करके बताएंगे कि वो जो लेटर उस दिन आपने पढ़ाया है, जो लेटर आप बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं, वो कैसे बनेगा, उसकी ट्रेसिंग सिखाएंगे। ठीक है, दिस इज ख, दिस इज ख। तो सेंट रे का इस्तेमाल करेंगे जब आप बच्चे को पहले बोर्ड पे
दिखा चुके होंगे कि ये लेटर ऐसे बनता है। सर एक क्वेश्चन है, जी जी। जब सैंड के अंदर सर रिटर्न करवाएंगे तो हम्म। उसमें कितनी फिंगर्स यूज करनी चाहिए, मतलब दो अच्छा फिंगर से या एक फिंगर से? जी, सेंट ट्रे में जब आप यूज करेंगे या सेंट पेपर लेटर पे ट्रेसिंग करेंगे या जहां भी आप ट्रेसिंग का काम कर रहे हो, फिंगर यूज कर रहे हो, तो कोशिश करें 2 फिंगर यूज करें। 2 फिंगर यूज करेंगे तो फिर आपकी आदत बन जाएगी 2 ही फिंगर यूज करने की, एक फिंगर यूज ना करें। उसके पीछे जो साइंस है वो ये है कि जो आपके पोर्स होते हैं ये इंफॉर्मेशन कलेक्टर होते हैं। जैसे हम सेंसोरियल में कहते हैं कि 5 सेंसर्स हैं जो कलेक्शन करते हैं डेटा की। तो ये जो आपके पोर्स होते हैं ये डेटा कलेक्टर होते हैं, जितने ज्यादा आप पोर्स को यूज करेंगे उतनी ही आपको वो शेप याद रहेगी। अच्छा, सेंट ट्रे के बाद आप सेंट पेपर लेटर यूज करेंगे। सेंट पेपर लेटर आप सबको पता होगा, जैसे ये सेंट पेपर लेटर है, इसके ऊपर ट्रेसिंग करवाएंगे। अब इसके ऊपर ट्रेसिंग को कैसे पकड़ना है और कैसे बोलना है, ये प्रॉपर एक ट्रेनिंग है इसकी पूरी, और उससे गुजरने के बाद ये बात हमें याद आती है, बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन स्टेप दूसरे में अगर आप देखें तो ये तीसरा स्टेप ये है कि सेंट पेपर लेटर पे बच्चे को ट्रेसिंग करवानी है। अच्छा, अब यहाँ ये है कि एक क्लास के अंदर एक ही सेंट पेपर लेटर आप दे सकते हैं। आपके पास 30 बच्चे तो 30 सेंट पेपर लेटर तो नहीं है। तो यहाँ मैं ये कहता हूँ कि सेंट रे में जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करवा देंगे तो सेंट पेपर लेटर पे 1 या 2 बच्चे ऐसे होंगे जिनको फॉर्मेशन नहीं आ रही, उनके लिए आप ये यूज करेंगे। मैक्सिमम बच्चे आपके सेंट रे से एड्रेस हो जाएंगे। जो एड्रेस नहीं हो पा रहे, वीक बच्चे हैं, स्लो लर्नर हैं, उनके साथ आप सेंट ट्रेसिंग करवाएंगे। अच्छा, ये आप करवा लें सेंट रे के ऊपर। उसके बाद है ब्लैंक पेपर। बिल्कुल ब्लैंक पेपर होना चाहिए। ब्लैंक पेपर से मेरी मुराद बिल्कुल चिट्टा पेपर होना चाहिए, सादा पेपर होना चाहिए। और इस सादे पेपर के ऊपर बच्चे को टीचर पहले खुद लिख के दिखाए कि कैसे वो शेप बनती है। और जब वो खुद उसको टीचर बना के दिखाएगी बच्चे के सामने कि ये ख ऐसे बनता है, इसके बाद बच्चे को वो कहे कि इस तरह आप इस पेपर के ऊपर बनाएं। इस ब्लैंक पेपर में इसलिए सजेस्ट करता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर एक्टिविटी करने से, ये वाला नहीं, आप वो अच्छी क्रेयॉन यूज कर लें, आप ये क्रेयॉन यूज कर लें। उसके ऊपर ये प्रैक्टिस करने से या सेंट ट्रे में ये 2 चीजें ऐसी हैं, सेंट ट्रे और ब्लैंक शीट। इससे बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी डेवलप होती है, बहुत अच्छी डेवलप होती है और बच्चे को प्रैक्टिस का मौका मिलता है। हमारे यहाँ ये है कि बच्चों की प्रैक्टिस हम करने नहीं देते, डायरेक्ट इन कॉपीज पे लेके आ जाते हैं बच्चों को। चलो जी, इस कॉपी के ऊपर मैंने ये लाइन लिख दी है और इस लाइन को आप नीचे रिप्रोड्यूस करें। इन कॉपीज पे बच्चों को फौरन लाना नहीं होता, बल्कि उससे पहले उनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस उन्हें करने का मौका दें। अच्छा, याद रखें कि इस वक्त तक बच्चे को हम ये नहीं कह रहे कि आप लाइनों में लिखें, लाइनों की पाबंदी नहीं। उसको वो लेटर की शक्ल बनानी आ जाए, शेप बनानी आ जाए, उसके बाद हम लाइनों की तरफ उसे लेके आएंगे। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उसकी ब्लैंक शीट पे होगी, सेंट ट्रे पे होगी, उतनी ही उसके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और वो लेटर उसके दिमाग में बैठेगा। अच्छा, इसके बाद ब्लैंक शीट पे अगर वो प्रोड्यूस कर सकता है लेटर को, तो इसके बाद आप उसे प्रैक्टिस करवाएंगे एयर के अंदर। एयर के अंदर जैसे आप पहले खुद बताएंगे कि दिस इज ख, दिस इज ख, ये प्रैक्टिस करवाएंगे। और उसके बाद उसे कहेंगे कि आप प्रैक्टिस करो। बच्चा उसमें प्रैक्टिस करेगा एयर में। जब ये स्टेप बच्चा कवर कर लेता है, एयर में अच्छा लिख लेता है, शाबाश, एयर में जब वो बच्चा अच्छा लिख लेता है तो उसके बाद आप उसे दोगे लाइंस का कॉन्सेप्ट, और बोर्ड पे जाके लाइन लगाएंगे और उन लाइंस के बीच में आप क्या करेंगे, वो लेटर प्लेस करेंगे। ये है ख, आपको शायद उल्टा नजर आ रहा हो, ठीक है, मैं आपका बाद में दूँ। इसमें मैं ये कहता होता हूँ कि जब आप बोर्ड पे जाएं तो बोर्ड पे अगर आपका 2 लाइनों वाला लेटर है, यानी आप कहें कि आपके 14 लेटर हैं जो 2 लाइन्स में लिखे जाते हैं, तो उस वक्त कोई जरूरत नहीं 4 लाइनें डालने की, उस वक्त 2 ही लाइनें डालें। जब आपको ऊपर वाले 3 लाइनों के या नीचे वाले 3 लाइनों वाले लेटर आए, तब 4 लाइनें डालें, चाहे ऊपर वाली है या नीचे वाली है, तब 4 लाइनें डालें। अदरवाइज आप सिर्फ 2 लाइनें डालें। उससे बच्चों को, यानी आसानी से मुश्किल की तरफ हम बच्चों को लेके जा रहे हैं।
तो इस तरह लाइंस में जब आप बच्चे को बता दें तो फिर बच्चे को वो कॉपी दें जिस कॉपी पे उसने लिखना होता है, कॉपी करना होता है। जैसे ये कॉपी है, इसके ऊपर बच्चे को ऊपर टॉप पे आप डाल के दें और नीचे बच्चे को कहें कि अब आप इसको कॉपी करें और साथ-साथ बच्चे की निगरानी करते रहें कि बच्चा कहीं गलती तो नहीं कर रहा। जहाँ वो गलती कर रहा है तो वहाँ उसकी दुरुस्ती करवाएँ और उसे ठीक करवाएँ। और एंड पे फिर जब कॉपी सारी वो कंप्लीट कर ले, तो उसको क्या करें, उस पे आप अच्छा-सा प्यारा-सा साइन कर लें। जज़ाकल्लाह। जी, यहाँ तक मेरी बात खत्म होगी, मुझे इतना ही आता है। अब आप लोग मैडम ज़ोबिया शेयर करें, शुएब आप शेयर करें, साइका आप शेयर करें कि इसके अलावा और क्या किया जा सकता है? जी सर, आपने तो जो है ना बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया है, और ऐसी चीज़ें जो एक्सप्लेन की हैं कि जो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हमारे माइंड में नहीं थी, तो आपने एक बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर दी है कि कुछ छोड़ा ही नहीं है। मतलब सारा कुछ आप वो सर एक जो है ना वो इस तरह एक्सप्लेन कर दिया है कि इतना इजी वे में एक्सप्लेन कर दिया है कि वो चीज़ें जो हमारे लिए समझने के लिए ना वो बहुत आसान हो गई हैं। तो मैं तो सर यही कहूँगा। और दूसरा सर मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपने बताया कि जो ना वो ब्लैंक पेज पे जो ना वो कब राइट करवाना है और लाइनों पे कब राइट करवाना है। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि किस लेवल से जो है ना वो हमें जो ना वो लाइनों पे ड्रॉ करना सिखाना चाहिए? ये मैं बेसिकली पूछना चाह रहा हूँ। ठीक है। इसमें मेरा जवाब ये है कि जब आप बच्चे को पढ़ाते हैं ना, यानी आप एबीसी शुरू करते हैं या अलिफ बे शुरू करते हैं और उसके बाद जी आप सर। राइटिंग शुरू कर रहे हैं अलिफ बे के बाद, यानी आज मैंने आपको बे का साउंड सिखाया। साउंड सिखाने के बाद अब सिंबल की राइटिंग सिखा रहा हूँ। एक है साउंड के साथ सिंबल भी सिखा रहे होते हैं, लेकिन उसमें राइटिंग नहीं सिखा रहे होते सिंबल की। लेकिन जब इंडिविजुअली हम वो सिंबल सिखा रहे होते हैं, तब जो है बच्चों को प्रॉपर राइटिंग सिखानी चाहिए और राइटिंग हमेशा साउंड के बाद सिखानी चाहिए। साउंड के साथ राइटिंग नहीं सिखानी चाहिए। हमारे टीचर अक्सर साउंड के साथ ही राइटिंग शुरू कर देते हैं, तब प्रॉब्लम होता है। और इससे पहले बच्चों को ये प्रैक्टिस ज़रूर होनी चाहिए कि उसके हैंड की जो मूवमेंट है, वो डेवलप हो जाए। अगर वो डेवलप नहीं हो रही, तो ना उसे राइटिंग की तरफ लेके जाएँ, उसे सेंड ट्रे पे या इस तरह की एक्टिविटीज़ से गुज़ारें या ईपीएल की एक्टिविटीज़ से गुज़ारें उसको। कुछ समझा पाया हूँ मैं आपको? जी सर, बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेन किया सर। जी। मैडम आप कोई बात करना चाहेंगे? सर मेरा एक क्वेश्चन है जी, जी। कि जो आपने राइटिंग स्ट्रोक की बात की, तो ये स्ट्रोक का कोई स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है कि अगर एक ही 3 स्ट्रोक है जो हर जगह 3 ही होंगे? अब थोड़ा माइक से पीछे होके बात करें, आपकी आवाज़ गूंज रही है। तो सर मैं ये कह रही हूँ जी, कि जो आपने स्ट्रोक्स की बात की वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ही होते हैं स्ट्रोक्स के? जी, जी, मतलब बिल्कुल। स्कूल। हाँ, हाँ, बिल्कुल होते हैं। स्ट्रोक का बिल्कुल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। मिसाल के तौर पे आपकी लैंग्वेज उर्दू है, तो उर्दू का एक नेशनल लेवल पे जो अहले ज़ुबान हैं, उन्होंने एक स्ट्रोक डिफाइन किया हुआ है कि इसका ये स्ट्रोक है। अंग्रेज़ी है तो उसका स्ट्रोक डिफाइन है, मैथ्स नंबर हैं, उनका स्ट्रोक डिफाइन होता है। और ये जो स्ट्रोक हैं, ये प्रॉपर एक प्रैक्टिस के बाद डिफाइन किए जाते हैं। यानी कोई एक मैं और आप डिफाइन नहीं कर सकते इसको। मैं और आप ये कह सकते हैं कि ये इसके बजाय ये स्ट्रोक अगर आप यूज़ करें तो ज़्यादा आसान है। ये हमारी सजेशन होगी। लेकिन ऐसे नहीं होगा कि हम कहें कि यही फाइनल है, वो हम एक सजेशन दे सकते हैं। जी, बिल्कुल ऐसा ही है कि नेशनल लेवल पे उसका उनका कोई ना कोई स्टैंडर्ड ज़रूर अवेलेबल होता है। जी, ठीक है नेक्स्ट। सर। जी, मैडम मुबशरा अब्बासी हैं। आप कोई सवाल करना चाहती हैं? सर मेरा एक और क्वेश्चन था जी, जी, प्लीज़। कि सर बच्चों को ये जो एक कैपिटल अल्फाबेट्स होते हैं और स्मॉल अल्फाबेट्स होते हैं, जब वो पहली दफा स्टार्ट करते हैं राइटिंग, तो हमें किस पे जाना चाहिए? मतलब कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना चाहिए या स्मॉल लेटर से?
अच्छा, ये जो बहस है कैपिटल और स्मॉल की, इसमें रिसर्च ये कह रही है कि जो कैपिटल लेटर हैं उसमें जिस तरह की फॉर्मेशन आती है लेटर्स की, स्लांटिंग लाइंस आती हैं, और वो जो स्लांटिंग लाइंस हैं, आपको मैंने एक इसमें स्लाइड में भी दिखाया कि 5 या 4 की एज से जाके बच्चा वो स्लांटिंग लाइन डालता है, और हम 3.5 या 3 के एज से बच्चे को राइटिंग पे लेके आते हैं। तो राइटिंग में स्टार्ट में हम ये सजेस्ट करते हैं कि हमेशा आप शुरू करें उससे, क्या कहते हैं, स्मॉल से शुरू करें, कैपिटल से कभी शुरू ना करें। कैपिटल से शुरू करने से बच्चे राइटिंग में मुश्किल में पड़ते हैं। अच्छा, क्यों शुरू करें, एक जरा थोड़ा सा मैं आपको एक और डेमो देता हूँ। मुझे मार्क कर दें। अगर आप यहाँ देखें बोर्ड, अगर आपको नजर आ रहा हो। जी सर। अच्छा, ये देखें, हम सबसे पहले बच्चे को कहते हैं कि अगर आप ख बना लेते हैं, ठीक है, ये आपको नजर उल्टा आ रहा है, लेकिन अगर आप पेपर पे देखें तो आपको सीधा नजर आ रहा है, उल्टा नजर आ रहा है, आपको दाल नजर आ रहा है, ये सीधा नजर आ रहा है। अच्छा, आपको सीधा नजर आ रहा है, फिर ठीक है, मुझे क्योंकि मेरे कैमरे में मुझे उल्टा नजर आ रहा है। अच्छा, जैसे ये आपने सी बना लिया ना, सी को आप अगर कंप्लीट करते हैं तो ये ओ बनता है। बिल्कुल ठीक। इसी ओ को अगर आप नीचे से ला के ये मोड़ लें तो ये ए बनता है। जी सर, ठीक है। अच्छा, इसको मोड़े मत, बल्कि ऊपर जाते हुए ज्यादा ऊपर चले जाएं और फिर वापस आके मोड़ें तो ये डी बनता है। बिल्कुल। अच्छा, कभी देखें, ऊपर जाने के बाद जब नीचे आए तो नीचे आके अगर यूं मुड़ जाए तो ये जी बनता है, और अगर यूं ना मुड़े, इधर मुड़ जाए तो ये क्यों बनता है। जी सर, ठीक है। यानी कहने का मकसद यह है कि छोटी एबीसी में एक स्ट्रोक को यूज करके, एक शेप को यूज करके, उसमें थोड़ा सा एडिशन करने से आप एक नई शेप की तरफ आ जाते हैं। लेकिन यही बात अगर आप अंग्रेजी में देखें तो अंग्रेजी में कैपिटल ए अगर आप ये लिखवाते हैं और उसके बाद ये लिखवाते हैं, तो दोनों की शेप में बहुत बड़ा फर्क है। बच्चे को दो मुख्तलिफ शेप याद करनी है, जी सर, ठीक है। और इस एक शेप के अंदर भी 1 2 3 स्ट्रोक है, और जब आप पहली सी अगर दिखा दे तो इसमें एक ही स्ट्रोक है, और जब आप इसको ओ बनाते हैं तो इसका मतलब आपने वही स्ट्रोक कंप्लीट किया है, और ए बनाते हैं तो एक स्ट्रोक उसमें ऐड किया है। इस तरह ये आसान है। और दूसरा ये भी कहते हैं कि ये यूज है इसका, इसकी यूजेबिलिटी को देखें तो उसमें भी सबसे ज्यादा जो यूज हो रही है वो स्मॉल अल्फाबेट्स हो रहे हैं, कैपिटल नहीं हो रहे। ठीक है सर, और कोई समझ आ सवाल? जी सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जिस तरह वो मुख्तलिफ कॉपीज होती हैं ट्रेसिंग के लिए, जी जी वो सारा करना होता है तो उसके ऊपर बच्चे ट्रेस कर रहे हैं, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा गाइडलाइन दीजिएगा कि वो कब शुरू करवानी चाहिए, उसका क्या बेनिफिट है, और उसका क्या मतलब है कि हम उसे स्टार्ट से शुरू करवाएं ताकि बच्चे में इंटरेस्ट डेवलप हो स्टार्ट से, या फिर किस एज से शुरू करवाना चाहिए, ये थोड़ा सा गाइड कीजिए सर। अच्छा सर, जो ट्रेसिंग है ना, मैं ट्रेसिंग के हक में बहुत ज्यादा नहीं हूँ। जो ट्रेसिंग नोटबुक है उनके हक में बहुत ज्यादा नहीं हूँ। एक तो यह है कि वो मार्केट में मियारी नहीं होती हैं, यानी प्रॉपर स्टाइल स्ट्रोक को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं, उसमें कुछ इश्यूज होते हैं। बहरहाल मैंने जो देखे उनमें इश्यूज होते हैं, फॉर्मेशन के इश्यूज होते हैं। जिस पैटर्न को आप लेकर अपने स्कूल में चल रहे हैं, हो सकता है कि वो पैटर्न वो ना फॉलो कर रहे हो, जी किसी और तरह लिखा हुआ हो, एफ किसी और तरह लिखा हो। एक तो वो इशू होता है। फिर उनके अंदर दूसरा बड़ा इशू ये होता है कि लाइंस का जो साइज है ना, उसका मसला अक्सर नजर आता है। जो प्री स्कूल के बच्चे हैं उनकी जो नोटबुक है उनका साइज ज्यादा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ, तो ये देखें, इसका खाना कितना बड़ा है। और अगर इसी तरह वो कॉपीज मुझे दो, इसी तरह अगर आप ये देखें तो ये मेरे पास है प्राइमरी क्लास 1 क्लास के बच्चे की नोटबुक। इसमें साइज देखें अगर आप, तो ये देखें बहुत छोटा है, और इसमें अगर आप साइज देखें तो फुलिंग किसकी है, ये देखें, ये प्री स्कूल के बच्चे की कॉपी है, इसका साइज बड़ा है और इसका साइज छोटा है। तो एक इशू ये होता है कि वहाँ लेटर के साइजेस का इशू हो जाता है, लाइंस उन्होंने सही नहीं डाली होती हैं। उर्दू में भी साइज जो है वो बड़े साइज की लाइन होनी चाहिए ताकि लिखने में आसानी आए, और अंग्रेजी में भी ऐसे ही है। ये देखें, ये मैं आपको कॉपी दिखा रहा हूँ इस बच्चे की, मेरा अपना बच्चा है, ये इसके साइज बड़ा होना चाहिए, ये लाइंस का सेंटर वाला। सेंटर वाले का तो इतना छोटा किया होता है जो बच्चे के लिए लिखना मुश्किल होता है। हम उसे कंप्यूटर बनाने की कोशिश में होते हैं। एक तो इन कॉपीज का मैं बहुत सर हक में नहीं हूँ। कौन सा साइज ठीक है?
इसका साइज बड़ा होना चाहिए। उसकी जो कुछ ये बाजार में मिलती हैं ये कॉपियां इस तरह की, जैसे अगर आप देखें चेन सिस्टम का मैं आपको बताता हूँ, अलाइट वालों की कॉपीज इस तरह की बनी हुई मैंने देखी हैं। फिर एपीएस वालों की कॉपीज मैंने बनी हुई देखी हैं, प्री स्कूल के लिए अलहदा कॉपी बनी हुई होती हैं। हम रीड फाउंडेशन वालों की अलहदा बनी होती हैं प्री स्कूल वालों के लिए। इन जनरल जनरल जो आप कॉपी उठाएंगे ना बाजार से, वो प्री स्कूल के लिए नहीं बनी होती, वो जनरल कॉपी होती है। सर एक और बात, अच्छा एक मिनट। अच्छा, अगर आप ये समझ जाए ना कि सैंड पेपर लेटर सैंड ट्रे और ब्लैंक शीट पे बच्चे को ट्रेसिंग का मौका दिया जाए, बजाय वहां ट्रेसिंग करने के, जो ट्रेसिंग नोटबुक है उसके बजाय इन दो एक्टिविटीज को अगर करवा दिया जाए, तो बच्चा वो लेटर की फॉर्मेशन बहुत जल्दी सीख जाता है और वो खुद से लिखने की कोशिश करता है। उससे बच्चे को कोई अट्रैक्शन नहीं होती है कि वो जो ट्रेसिंग वाली कॉपी करे। अगर आप बच्चे की जाके नफ्सियात या बच्चे से पूछें, बच्चा उसको बहुत कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा होता। जी साइक, आप सवाल करें। सर मेरे पास एक इसी तरह का एक्सपीरियंस है कि एक बच्चा मेरे पास आया होम स्कूलिंग के लिए। उसको हमने इसी तरह बड़े फॉन्ट वाली कॉपीज पे काम करवाया। फिर वो एक जी। स्कूल सिस्टम में गया जिनकी जो कॉपीज का फॉन्ट साइज था वो छोटा था। हम्म अब वो बच्चा जो था उसको राइटिंग आदत जो थी वो थोड़ी बड़े लिखने की थी, तो वो हम्म। बहुत ही कंफ्यूज हुआ कि पहले मैं बड़ा लिखता था, अब टीचर कहती है कि आपकी राइटिंग ठीक नहीं, आप छोटा लिखिए। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे जिस तरह पे बच्चों को जो है वो, क्योंकि हर स्कूल सिस्टम का अपना साइज है, अपना फॉन्ट है। अच्छा, अब ये एक बात आपकी लॉजिकल है कि बच्चा जो प्री स्कूल है, प्री स्कूल में बड़े साइज के लिखता है, और जब वो जी प्राइमरी स्कूल में दूसरे स्कूल में जाके अगर वो प्री स्कूल के दूसरे स्कूल में जाके छोटी लिखता है, तो वो स्कूल का इशू है। वो स्कूल ठीक नहीं है जो उसको छोटे साइज में लिखवाता है। जी ये जी उस स्कूल का मसला है, उस स्कूल को समझना चाहिए या उसे किसी को समझाना चाहिए, वो गलत कर रहा है। दूसरा यहाँ जी जो जी जेन्युइन क्वेश्चन है वो ये है कि बड़े साइज में बच्चा प्री प्राइमरी में लिख के जब प्राइमरी में जाता है तो वहां उसको छोटे साइज में लिखना होता है। तो यहाँ इसका हल बताएं कि बच्चा क्या वहां छोटा लिख पाएगा। तो ये होता है कि बच्चा बहुत सारी एक्टिविटीज प्री प्राइमरी में ऐसे ही करता है जिनका साइज बड़ा होता है। यानी इवन आप जी जी शेप्स देखें, आप उनकी बुक्स देखें, बुक्स के ऊपर लेटर देखें, वो बड़े साइज के होते हैं। और अगर आप इसको कंपेयर करें प्राइमरी से, तो साइज प्राइमरी का छोटा। और इसी तरह अगर एक बड़ी जंप आपको बताता हूँ, आप प्राइमरी की बुक्स देखें और मैट्रिक की बुक उठा के देखें, ना कोई तस्वीर बनी होगी मैट्रिक की किताब में, और ना ही कोई अट्रैक्शन होगी, बस एक मजमून लिखा होगा और उसकी सारी कहानी होगी। तो ये बिल्कुल एज टू एज वो एडजस्ट कर जाते हैं बच्चे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सो मच। और कोई क्वेश्चन? अ, जी सर, जिस तरह आपने बताया कि जो है ना वो छोटे बच्चे जो होते हैं उनकी अगर जो लाइनिंग जो है ना वो ज़्यादा होगी तो वो उसको ज़्यादा कंफर्टेबल जो हम्म। रिटर्न डाउन कर सकते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं, जब सर उनको बेसिक शेप्स आ जाएंगी तो उनको उनकी सिर्फ उन्होंने साइजिंग में ही जो ना डिफ्रेंशिएट करना है। मतलब जब कॉपी छोटी होगी या बड़ी होगी, अगर वो हम्म। प्री स्कूल में उनको जो उनकी ग्रिप हो जाएगी ना, यानी कि ABC पे, तो जब वो बड़े लेवल पे जाएँगे तो वो उस चीज़ को नहीं देखेंगे कि ये लाइनें छोटी हैं या लाइनें बड़ी हैं। अगर एडजस्ट छोटी भी कर होगी लेंगे। तो वो साइज़ एडजस्ट कर लेंगे। तो सही यही है। सर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी सर। सही 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 सही। जी मैडम जोबिया। जी अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह से मैं सुन रही थी आपको, जैसे दूसरे सर कह रहे थे कि आपने माशाल्लाह बड़ा कम्प्रिहेंसिवली सारा जी बताया, बड़ा ज़बरदस्त था। मैं बस ये ऐड करूँगी कि जो बच्चे होते हैं ना वो हमारे जेस्चर्स को ना अंडरस्टैंड करते हैं, जी। ठीक है? आज ये हमारे यहाँ क्योंकि एक कह लें कि एक मिथ है कि बच्चों को डिफ़िकल्टी फ़ील होती है लिखने में, ऐसे एक टीचर्स और पेरेंट्स ने बना लिया। तो हम्म। बच्चे क्या करते हैं कि आपने देखा होगा कि वो पहले से ही पेरेंट्स और टीचर फटीग नजर आते हैं बच्चों के सामने। राइटिंग को वो इतना बोरिंग करके पेश करते हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। बड़ी आसान और मजेदार चीज होती है कि देखिए आप जो भी काम खुद करते हैं ना, बच्चे आपको देख के करना शुरू कर देते हैं। ऐसा ही है। और मैं हमेशा कहती होती हूँ कि एक तो राइटिंग अर्ज, उसका मैं जिक्र करूंगी, जैसे मैं मॉन्टेसरीज में करते होते हैं कि बच्चे की जैसे राइटिंग अर्ज आएगी तो आपके स्टॉप करने पे भी वो नहीं रुकेगा। एक तो बहुत अर्ली ज़बरदस्ती स्टार्ट मत करवाएँ। बिल्कुल। बच्चे की एक राइटिंग अर्ज होती है और उसमें उसने हम्म। लिखना ही होता है।
अगर आप जल्दी करवाना चाहते हैं, आपके सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं, आपको कुछ कंपैरिजन्स हैं आपकी फैमिली के अंदर, आपको शौक है कि मेरा बड़ा छोटा बच्चा लिखना लग जाए, आप एज ए स्कूल टीचर आपको इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं, सो देन आप राइटिंग को एक्साइटिंग करके पेश करें। मैं कहती होती हूँ कि जब आप बाहर जाने लगते हैं कि हम झूलों में जा रहे हैं, सो चिल्ड्रन आर सो मच हैप्पी कि हम झूलों में जा रहे हैं। एक्चुअली एक्साइटमेंट आप क्रिएट कर रहे थे, वाओ बाबा आइसक्रीम लाए हैं, एंड द चिल्ड्रन आर सो हैप्पी कि बाबा आइसक्रीम लाए हैं। So why are you not making writing work so exciting for the children? So मैं अपने इवन बच्चों के लिए, अपने स्कूल के लिए जब हम राइटिंग करें तो oh my god, now we are going to start writing, give me the booklet, give me the box or give me the crayons. और दूसरा ये कि राइटिंग के लिए don't go for the only pencils, you can use chalks, crayons, pencils, whatever जो अवेलेबल है, जिसे बच्चा लाइक करता है, डिफरेंट चीजें आप यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जितनी ज्यादा डिफरेंट चीजें आएंगी दीवारों पे, मैं तो अपने घरों में भी ये करती हूँ, मैं फ्लोर चॉकिंग करवाती हूँ, अपने स्कूल में वॉल चॉकिंग्स करवाती हूँ, वॉल्स के ऊपर लिखवाती हूँ, पिलर्स के ऊपर लिखवाती हूँ, उनको डस्टर पकड़ा देती हूँ, वो लिखते रहते हैं, रेज करते रहते हैं। सो मच फन इन द राइटिंग। सो एक मैं बस ये ऐड करूंगी कि एक्साइटिंग और इसको दिलचस्प बना के बच्चों के सामने खुद दिलचस्प करेंगे तो बच्चे भी उसमें इंटरेस्ट लेंगे। सेकेंडली अर्ज का वेट करें, और अगर अर्ज का वेट नहीं करना चाहते तो फिर एक्साइटिंग बना के पेश करें, ठीक है। तीसरा, किसी एक ही मटेरियल की तरफ मत जाइए, जो आप ऑलरेडी कह चुके हैं, गो फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स, ठीक हो गया। और चौथे नंबर पे वो जो आपने स्टार्ट में बात की थी शेप्स की, when a child knows how to make a slanting line and how to make a straight line and how to make a side line and dots हैं और like कुछ handles हैं और कुछ circles and half circles हैं, so then writing is so much fun, writing is so easy for the children. For example, मैंने अपने बच्चों को, मेरे ख्याल में महीने 2 के अंदर अपने तीनों बच्चों को सारी writing करवाई है, just with that कि just make put your pencil on a dot, now make a small circle and make a small slanting line, it's going to be a standing line, so it's going to be so put your pencil on a dot, make a standing line and make a half circle. That's speed, so simple. So in this way, English, Urdu, maths, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें कुछ particular strokes के साथ, कुछ particular shapes के साथ बनती हैं, and writing is fun. बाकी आप इतना अच्छा करवाते हैं, लेकिन मुझे फिर गुस्सा आएगा, मैं अपने उस गुस्से का इजहार करूंगी कि आप इतनी अच्छी वर्कशॉप्स फ्री में करवाते हैं और लोग फिर भी नहीं आते, तो फिर मैं आप गुस्सा करूंगी इस बात के ऊपर। वो आपकी बात दुरुस्त है। वो दुरुस्त है। आप ये जो डॉक्टर ज़ूबिया हैं, ये बेसिकली इनका अपना एक इदारा है और ये पाकिस्तान में बहुत बड़ा काम कर रही हैं, और इनका आजकल एक बहुत अच्छा सेशन भी चल रहा है, उसका ये खुद ही अभी बताएंगी। तो उसमें आप में से कोई हैं, अपने लोगों को भी बताइएगा, इर्द-गिर्द भी बताइएगा। रमज़ान का एक बड़ा स्पेशल प्रोग्राम ये लेकर चल रही हैं, उसमें मैं भी इनको कोऑर्डिनेट करूँगा इंशाल्लाह। तो इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है इस चीज़ के ऊपर। मैडम, जो फ्री वाली बात है वो ये है कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं, काम की चीज़ें होती हैं, वो जिसके नसीब में होती हैं उसी के पास आती हैं। तो जिन्होंने नहीं सीखना होता तो पैसे दे के भी नहीं सीखेंगे। तो इस वक़्त मैं फ्यूचर में जाके कहीं पैसे और वो करूँगा, लेकिन अभी मेरा दिल ये है कि आपके पास जो फ्री टाइम है उस आप लोगों को ज़रूर दें। इंशाल्लाह फ्यूचर में अल्लाह तो करेंगे। आपको इसका बहुत अजर देगा इंशाल्लाह ताला। मुझे सिर्फ अफसोस होता है हमारे नेशन पे कि इतनी अच्छी प्रोडक्टिव चीजें फ्री में भी मिलती हैं तो नहीं लेते। मैं आपको अपने ही इस प्रोजेक्ट का, क्योंकि आपने जिक्र किया तो मैं उसका ही बताऊं। मुझे मेरे बड़े क्लोज लोगों ने फोन करके कहा कि आपका दिमाग सही है, आप रमजान प्रोजेक्ट करने जा रही हैं और पैसे रखे हुए हैं आपने, आप इसको अल्लाह के लिए करवाएं। तो मैं बड़ा हंस रही थी, मैंने कहा देखिए मेरा एक स्कूल है मॉन्टेसरी, ठीक है, और मैं हर वीक वहां पे ना एक बहुत प्रोडक्टिव स्किल बच्चों को सिखाती हूँ, डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। सही। अब क्या होता है कि उसकी रेशो होती है 2%, 3%, 5%, 10%, 20%। इससे ज्यादा लोग इंटरेस्ट ही नहीं लेते, क्योंकि वो फ्री होती है ना, मैं फ्री में एक स्किल सिखाती हूँ और लोग उसकी कदर ही नहीं करते। वो समझते हैं कि जो एकेडमिक्स के वो सेशंस ले रहे हैं वो तो बड़े इंपॉर्टेंट है, और अगर मैम कोई तरबियत हमारी कर रही है बच्चों की या कुछ स्किल सिखा रही है तो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हमारे यहाँ एक अजीब माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली ये बन गया है कि व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग सम मनी तो पता नहीं वहां से कुछ मिलेगा, और जो बेचारा कह रहे हैं ना जो फ्री में सीख लो, इस बेचारे को तो लगता है कोई सुनता नहीं है, इस बेचारे के पास तो स्किल्स ही नहीं है जो हमें फ्री में सिखा रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेटली लोगों का माइंड बहुत गलत बना हुआ है। आप जो काम कर रहे हैं आप अपने हिस्से का नेक काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसका आपको अजर भी देगा, और ये 2 4 6 लोग जो सुन रहे हैं ये इंशाल्लाह आगे अपनी लाइफ में इसको यूज करेंगे और इसका अजर और सवाब और ये सदका जारिया आपके लिए बनेगा। मैं इस आपको डिस्करेज नहीं कर रही, मैं लोगों को कह रही हूँ कि अनफॉर्चुनेटली वो लोग